गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आयनन ऊर्जा। तो एक विलगित गैसीय परमाणु से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही हम आयनन ऊर्जा अथवा आयनन विभव कहते हैं। इसका मतलब क्या है? विलगित का मतलब क्या है? विलगित का मतलब है कि वो जो परमाणु है वो बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, किसी अणु का वो पार्ट या यौगिक का पार्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में उसकी फिजिकल स्टेट क्या होने चाहिए? गैसियस होना चाहिए। और उसके सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का मतलब है सबसे बाह्यतम कोश यानी कि संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे हम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋणावेश होता है, जबकि नाभिक पर धनावेश पाया जाता है। यानी कि दोनों जो है आवेश विपरीत होने के कारण इनमें आकर्षण बल पाया जाता है। इसलिए इस नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त कराने के लिए या हम बोले अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जो ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, मतलब आयनन ऊर्जा या आयनन विभव जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि एक उदासीन परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो जो है यूनिवेलेंट कैटायन में परिवर्तित हो जाता है, एक संयोजी धनायन में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। मतलब कि परमाणु से हमें क्या मिला? आयन। इसलिए इस ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा, यानी कि आयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अर्थात वो ऊर्जा जो कि एक परमाणु को किस में बदल दे? आयन में बदल दे, उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो एक उदासीन परमाणु से ऊर्जा देकर एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम इस स्थिति में इसे बोलते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय या जो है चतुर्थ आयनन विभव। लेकिन जो है तृतीय चतुर्थीय आयनन विभव संभव नहीं है, क्योंकि जो है जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वो धनायन में परिवर्तित हो जाता है। अब धनायन से उदासीन परमाणु की तुलना में इलेक्ट्रॉन निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कारण क्योंकि जो है उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन में नाभिकीय आवेश यानी कि प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए पर इलेक्ट्रॉन जो है नाभिकीय आवेश यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया, आकर्षण बल बढ़ गया, तो अब संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान नहीं होता है। ठीक है, यानी कि मेटल से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कहलाता है प्रथम आयनन विभव। ठीक है, अब जो है एक धनायन से यूनिवेलेंट कैटायन से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसे हम बोलेंगे द्वितीय आयनन विभव, और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो हम इसे बोलेंगे तृतीय आयनन विभव। और जो क्रमागत आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव के मान क्रमागत रूप से बढ़ते चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी तत्व के आयनन विभव के मान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज या नाभिकीय आवेश की। तो किसी भी परमाणु का जो नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होता है उतनी ही अधिक शक्ति से बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं और उस तत्व के लिए आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान जो है उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो उसे तोड़ने के लिए एनर्जी भी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। अतः हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो नाभिकीय आवेश के सीधे समानुपाती होता है। दूसरा है आपके मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मुख्य क्वांटम संख्या का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही वह इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दूर होगा। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा तो उस पर नाभिक का आकर्षण बल भी कम पड़ेगा, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? आयनन विभव का मान भी कम हो जाएगा, क्योंकि आकर्षण बल कम होगा तो उसे तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि हम बोलेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा, बाह्यतम कोश की दूरी और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से बढ़ती चली जाएगी, यानी कि आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके द्विगंशीय क्वांटम संख्या
एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के द्विगंशीय क्वांटम संख्या L का मान उच्च होने पर उसे निकालने में कम ऊर्जा लगती है। ठीक है, और उन तत्वों के आयनन विभव के मान कम हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि विभिन्न उपकोशों के भेदन की क्षमता जो है, पेनिट्रेशन पावर जो है, वो नाभिक के निकट जाने की प्रवृत्ति निम्न क्रम में घटती है। यानी कि देखो, जो S है उसके लिए जो है आपके द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, 0। P उपकोश के लिए 1, D उपकोश के लिए 2 और F उपकोश के लिए द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान 3 होता है। यानी कि जो है आपके द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, इन कक्षकों की भेदन क्षमता जो है, पेनिट्रेशन पावर जो है, वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। यानी कि S कक्षक जो है वो नाभिक का सबसे ज़्यादा आकर्षण बल महसूस करता है, जबकि जो F कक्षक है वो नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम महसूस करता है। इसलिए हम कहेंगे कि S उपकोश या S कक्षक में अगर कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो नाभिकीय आकर्षण बल से ज़्यादा आकर्षित होगा, और उसे नाभिक के इस आकर्षण बल से मुक्त कराने के लिए, या हम बोले अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो ज़्यादा चाहिए होगी। जबकि अगर F उपकोश में अगर कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण बल कम लगेगा, क्योंकि उसकी भेदन क्षमता कम है, उस तक नाभिक का आकर्षण बल कम पहुंचता है। इसलिए अगर इस F उपकोश में कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसे अनंत दूरी तक ले जाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कि S इलेक्ट्रॉन के आयनन विभव का मान सबसे अधिक होगा और F इलेक्ट्रॉन के आयनन विभव का मान सबसे कम होगा, बशर्ते कि यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि जो है कोश एक ही होना चाहिए। मैं एक ही कोश में अगर इलेक्ट्रॉन S उपकोश में है या P में है या D उपकोश में है या F उपकोश में है तब ये बात हो रही है, ओके। वरना तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुख्य क्वांटम संख्या को देखा जाएगा, जिसका मुख्य क्वांटम संख्या ज़्यादा होगा उसके लिए आयनन विभव का मान कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक ही कोश है तो उसी कोश में फिर अपन द्विगंशीय क्वांटम संख्या के मान को देखेंगे कि द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान ज़्यादा है तो यहाँ पर आयनन विभव का मान कम होगा। अब नेक्स्ट है आपके जो है परिरक्षण प्रभाव। तो किसी भी परमाणु के भीतर के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जितना अधिक नाभिकीय आकर्षण का परिरक्षण होगा उतना ही अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पर। तो इस कारण क्या होगा, उस नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और तत्व का आयनन विभव भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पूर्ण भरे हुए और अर्धपूर्ण उपकोश। तो पूर्ण भरे हुए या अर्ध भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व हम जानते हैं कि ज़्यादा होता है, अतः उन कक्षकों में से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। अतः यदि किसी तत्व के आयनन में इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए या अर्धपूर्ण कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके आयनन विभव का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है परमाणु या आयन पर कुल आवेश। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो उदासीन परमाणु से निकलता है अथवा किसी धनायन से, इस बात पर भी आयनन विभव का मान निर्भर करता है, क्योंकि जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि परमाणु की तुलना में किसी भी धनायन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। कारण क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश या पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल। तो धनायनों के नाभिकीय आवेश की अधिकता के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिकीय आकर्षण में प्रबलता से बंधे रहते हैं, अतः इन्हें निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और उसके आयनन विभव का मान भी बढ़ जाएगा। तो धनायन पर आवेश की जितनी मात्रा ज़्यादा होगी आयनन विभव का मान भी उतना ही अधिक होता चला जाएगा। अतः हम बोलेंगे कि जो क्रमागत आयनाइजेशन पोटेंशियल है उनके मान बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। ठीक है, अब है आपके डिटर्मिनेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट मेथड है आपके बोर थ्योरी से। तो बोर ने हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे सिस्टम के लिए जिनमें कि एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उनके एक इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का परिकलन करने के लिए सूत्र दिया, न्यू बार इक्वल टू RH
ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ RH क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, और n2 के स्थान पर अगर हम n इन्फिनिटी कर दें अर्थात इलेक्ट्रॉन अनंत दूरी पर जाए तो उस संक्रमण की ऊर्जा का मान आयनन ऊर्जा के बराबर होगा। बोर सिद्धांत से श्रोडिंजर सिद्धांत का विस्तार करके अन्य तत्वों के आयनन ऊर्जा का भी हम परिकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपके स्पेक्ट्रल मेथड। तो इस विधि में किसी तत्व का आयनीकरण करवाया जाता है और उस आयनीकरण में अवशोषित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लिया जाता है। तो किसी तत्व का परमाणु आयनन के लिए जिस तरंगदैर्ध्य के विकिरणों का अवशोषण करेगा, स्पेक्ट्रम में उस तरंगदैर्ध्य की रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार समस्त तत्वों के आयनन विभव का परिकलन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं आवर्त सारणी में आयनन विभव की प्रवृत्ति। तो आवर्त सारणी के एक वर्ग में यदि ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक एक कोश बढ़ता चला जाता है, जिससे उनके परमाणविक त्रिज्याओं के मान भी बढ़ते चले जाते हैं। यद्यपि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है, लेकिन परमाणविक त्रिज्या के मान में अधिक वृद्धि होने के कारण उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण का मान कम होता चला जाता है। यानी कि नाभिकीय आकर्षण की तुलना में परमाणु त्रिज्या के मान में ज़्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव के मान में कमी होती चली जाती है। ठीक है, तो प्रथम आयनन विभव के मान लिथियम से नियोन तक जाने में वैसे तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद है। तो यहाँ पर आयनन विभव के मान लिथियम से नियोन तक जाने में क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक आवर्त में जो है आपके बाएं से दाएं लेफ़्ट टू राइट जाने पर नाभिकीय आकर्षण बल या प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता चला जाता है और कोश वही रहता है। इसलिए जब नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा तो आयनन विभव के मान भी बढ़ेंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद है, जो है बेरिलियम और नाइट्रोजन। तो इनका कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते ही हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि बेरिलियम में पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और नाइट्रोजन में आधा भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो बेरिलियम में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को 2s2 विन्यास में से निकालना होगा, ये एक पूर्ण भरा हुआ कक्षक है। इसी प्रकार नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को 2p3 विन्यास में से निकालना होगा, ये आधे भरे हुए कक्षक है। तो हम जानते हैं कि आधे और पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में इन कक्षकों में से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही कारण है कि इनके आयनन विभवों के मान ज़्यादा होते हैं। तो इस स्थायी अर्धपूर्ण कक्षक के कारण ही फास्फोरस का आयनन विभव सल्फर से ज़्यादा होता है। किंतु उत्कृष्ट गैसों का विन्यास हम जानते हैं सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, अतः प्रत्येक आवर्त में उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव का मान भी उच्चतम होता है। तो क्वेश्चन पूछे जाए अगर कि उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव किसी भी आवर्त में सबसे ज़्यादा है, तो कारण क्या होगा, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। अब है आपके क्षार धातुएं यदि एक इलेक्ट्रॉन खो दे तो हम जानते हैं वो उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेती है, अतः इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ही निकल जाता है। यानी कि प्रत्येक आवर्त में क्षार धातुओं का आयनन विभव क्या होता है, न्यूनतम। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्षार धातुओं का आयनन विभव किसी भी आवर्त में न्यूनतम क्यों होता है, तो कारण क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए जाने पर वो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करती है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालती है। ठीक है, यानी कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो जिस तत्व के आयनन विभव का मान कम होता है, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, या हम बोलें कि उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि ये जो है आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इनकी प्रबल अपचायक प्रवृत्ति दर्शाता है, और इसे हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है।
ठीक है, और इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एक आवर्त में आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है, अतः विद्युत धनात्मकता का मान क्या होता है, कम होता चला जाता है, और एक वर्ग में आयनन विभव का मान कम होता है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो संक्रमण धातुओं के आकार तथा बाह्यतम विन्यास क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं, अतः इनके आयनन विभव के मानों में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो रासायनिक व्यवहार की व्याख्या। तो आयनन विभव के मानों से हम तत्वों के रासायनिक व्यवहार के बारे में भी पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम आयनन विभव वाले जो तत्व होते हैं वो क्रियाशील होते हैं, क्योंकि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अतः सबसे कम आयनन विभव वाली क्षार धातुएं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, जबकि उच्चतम आयनन विभव वाली जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो अत्यंत अक्रिय होती है। सेकंड है आपके कम आयनन विभव वाले जो तत्व होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, यानी कि ये प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। तीसरा है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकने की प्रवृत्ति के कारण कम आयनन विभव वाले तत्वों की प्रकृति क्या होती है, धात्विक होती है, मेटेलिक होती है। तो आयनन विभव का मान बढ़ने से तत्वों में धात्विक गुणों में कमी आती है। ठीक है, तो यही कारण है कि आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो आपके जो है धात्विक गुणों में कमी आती है, यानी कि बाईं ओर के तत्व तो धात्विक प्रवृत्ति दर्शाते हैं, जबकि दाईं ओर के तत्व अधात्विक प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है, जबकि उनकी सीमा रेखा पर कैसे उपधात्विक तत्व होते हैं। ठीक है, अब है आपके आयनन विभव के मानों से किसी तत्व द्वारा किस प्रकार का बंध बनाया जाएगा, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरणार्थ क्षार धातुओं के आयनन विभव का मान अत्यंत कम होता है, अतः उनकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है। अतः लिथियम को छोड़ करके शेष सभी क्षार धातुएं जो होती है वो केवल आयनिक यौगिक बनाती है, लेकिन लिथियम जो है जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो लिथियम धनायन का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए ये सहसंयोजी यौगिक बनाता है। ठीक है, तो आयनन विभव के मानों के आधार पर ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार के यौगिकों के बनने की संभावना है और किन प्रकार के यौगिकों के बनने की संभावना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम के प्रथम आयनन विभव का मान बहुत कम होता है, जबकि द्वितीय आयनन विभव का मान बहुत ज़्यादा होता है। अतः हम बोलेंगे कि सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर सोडियम धनायन तो बना सकता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्कृष्ट स्थायी गैस विन्यास से निकलेगा, इसलिए हम बोलेंगे कि सोडियम +2 आयन को बनाना संभव नहीं है। तो हम बोलेंगे कि सोडियम क्लोराइड तो बनता है लेकिन NaCl2 यौगिक नहीं बनता। इसके विपरीत MgCl2 यौगिक तो बनते हैं लेकिन MgCl यौगिक नहीं बनता। तो इसका कारण बहुत स्पष्ट और क्लियर है कि मैग्नीशियम के प्रथम और द्वितीय आयनन विभव के मानों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। साथ ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद मैग्नीशियम जो है वो स्थायी नियोन विन्यास ग्रहण कर लेता है, अतः मैग्नीशियम +2 आयन बनते हैं लेकिन मैग्नीशियम प्लस आयन नहीं बनते हैं। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी और दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होगा, स्थायी नियोन विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम +2 आयन की जो जलयोजन ऊर्जा का मान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिक तो बनते हैं लेकिन MgCl का कोई अस्तित्व नहीं है। तीसरे वर्ग के तत्वों के आयनन विभव के मान इतने ज़्यादा उच्च होते हैं कि ये सहसंयोजक यौगिकों का ही निर्माण करते हैं, यद्यपि विलयन अवस्था में उच्च जलयोजन ऊर्जा के कारण यह आयनित हो जाते हैं। ठीक है, अब बोरोन के अत्यंत छोटे आकार के कारण इसके आयनन विभव का मान तो बहुत ज़्यादा होता है, अतः यह कभी कभी बोरोन +3 आयन नहीं बनाता है, जबकि AlCl3 के कुल आयनन विभव की तुलना में इसकी जलयोजन ऊर्जा का मान क्या है, ज़्यादा है, इसलिए एल्यूमिनियम +3 आयन बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बोरोन जो है वो कभी भी जो है त्रिधनायन नहीं बनाता है जबकि एल्यूमिनियम बनाता है, तो इसका कारण क्या है, जब बोरोन से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं
तो जो बोरोन धनायन बन रहा है उसका आकार बहुत छोटा होता है, नाभिक के आकर्षण बल बहुत ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए त्रिधनायन नहीं बनाता है। जबकि एल्यूमिनियम से जब एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो जो जलयोजन ऊर्जा का मान है वो कुल आयनन ऊर्जा की तुलना में क्या है, ज़्यादा है, इसलिए एल्यूमिनियम +3 आयन बन जाते हैं। यानी कि किसी भी धनायन के लिए अगर आयनन ऊर्जा की तुलना में जलयोजन ऊर्जा का मान ज़्यादा है तो वो धनायन अस्तित्व में रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके ऑक्सी अम्ल तथा अकार्बनिक क्षार दोनों में ही OH समूह पाया जाता है, लेकिन ऑक्सी अम्लों में यह O- आयन बनाकर प्रोटॉन H+ मुक्त करता है, जबकि क्षारों में OH- आयन के रूप में मुक्त होता है। तो इसके कारण की व्याख्या भी हम आयनाइजेशन पोटेंशियल के आधार पर करते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH में सोडियम का आयनन विभव बहुत कम होता है, अतः यह अपना इलेक्ट्रॉन जो है OH को देकर सोडियम प्लस और OH- आयनों के रूप में मुक्त हो जाता है। ठीक है, और एक प्रबल क्षार की भांति व्यवहार करता है। इसके विपरीत हम बात करें HOCl या HNO3 जैसे ऑक्सी अम्लों में, तो OH से जुड़े हुए जो परमाणु है क्लोरीन या नाइट्रोजन, इनके आयनन विभव के मान क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं करते हैं। आयनन विभव के मान ज़्यादा होने के साथ साथ इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की इनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती है। और क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और H+ के रूप में उसे मुक्त करेगा और प्रबल अम्लों की भांति व्यवहार दर्शाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सोडियम के आयनन विभव का मान जो है वो मैग्नीशियम से क्या होता है, कम होता है, लेकिन पोटेशियम से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अतः हम बोलेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो क्षारीय प्रबलता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से तो अधिक है, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कम होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से तो ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाता है, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कम दर्शाता है। तो इसका कारण क्या है कि सोडियम के आयनन विभव का मान जो है वो मैग्नीशियम से तो क्या है, कम है। ठीक है, लेकिन पोटेशियम से क्या है, ज़्यादा होता है।